नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। 10 लाख रुपए का इनामी खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए और मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। आतंकवादी कश्मीर सिंह उर्फ बलवीर सिंह गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम आतंकवादी से पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी मोतिहारी से 10 लाख रुपए का इनामी खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए और मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आतंकवादी कश्मीर सिंह उर्फ बलवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम अब आतंकवादी से पूछताछ कर रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी की वो तस्वीर, 10 लाख रुपए का इनाम इस पर था। खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अवनीश, और क्या बैकग्राउंड पता चल पा रहा है इस आतंकी के बारे में? हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी पुलिस और एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख का इनामी जो खालिस्तानी आतंकवादी है कश्मीर सिंह उर्फ बलवीर सिंह, उसको मोतिहारी पुलिस ने और एनआईए नगर थाने इलाके से गिरफ्तार किया है। देखिए यह नगर थाने इलाके में छुपकर रह रहा था और कई देश की गतिविधियों में गलत गतिविधियों में ये संलिप्त था और पंजाब हरियाणा के जेल ब्रेक कांड में भी ये संलिप्त रहा है और उसके बाद कई देश विरोधी ताकतों को यह मजबूत कर रहा था। वैसी स्थिति में 10 लाख का इनाम इस पर घोषित किया गया था और आज एनआईए और मोतिहारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इसको पकड़ा गया है मोतिहारी के नगर थाना इलाका से। तो बड़ी सफलता मिली है। खालिस्तानी जो आतंकवादी है बलवीर सिंह, उसको एनआईए और मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसको पूछताछ कर रही है। कुछ जगह पर इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या थी, ये मोतिहारी कैसे आ गया था, आखिर मोतिहारी आने के बाद ये किनके किनके संपर्क में था, आने वाले समय में क्या कुछ गतिविधि इसका होने वाला था। ये तमाम बातों पर जो है एनआईए गहन तरीके से पूछताछ कर रही है। मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में साथ दिया है और बड़ी सफलता जो है वो एनआईए को मिली है कि खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया। कब से इसकी तलाश पुलिस को थी अवनीश, और पुलिस क्या बता पा रही है कि आखिर मोतिहारी में कैसे ये पहुंचा और क्या कुछ जानकारी? देखिए अभी बिहार पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि आखिर वो मोतिहारी पहुंचा तो किनके किनके संपर्क में था, आखिर उसको ठिकाना देने वाला कौन था। ठीक है, ठीक है अवनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां चाकूबाजी के बाद तनाव बना हुआ है। करीम चक के पास एक पक्ष ने आगजनी की है। आगजनी के बाद पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है और मामले को शांत कराने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चाकूबाजी के बाद इलाके में तनाव है। करीम चक के पास एक पक्ष ने आगजनी कर विरोध प्रदर्शन भी किया है। हालांकि आगजनी के बाद पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है और मामले को शांत करा रही है। न्यूज 18 संवाददाता संतोष कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या ताजा अपडेट? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है और रावल टोला के पास दो पक्षों में देर शाम झगड़ा हुआ था। उसी दौरान चाकू चला जिसमें एक पक्ष के 2 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें एक व्यक्ति के मरने की बात सामने आ रही है और इसको लेकर के अचानक एक पक्ष के लोग उग्र हो गए। वो करीम चक मोहल्ले में वहां एकत्र हो गए और वहां पे आगजनी शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, पुलिस पर पथराव भी किया गया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। जो हालात है उसको काबू करने के लिए डीआईजी समेत तमाम जो आलाधिकारी है वहां घटनास्थल पर मौजूद है। जो उपद्रवी है उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने हमला किया उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। डीएम ने लोगों से संयम बरतने की अपील भी की। डीएम ने साफ तौर पे कहा है कि यह मामला पुलिस के कंट्रोल में है और प्रशासन के जो लोग हैं वो लोग स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से शांत भी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी स्थिति वहां पे तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रशासन की बड़ी संख्या में, आप वीडियो में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है तनाव वाले स्थल पर कर दी गई है और स्थिति को नियंत्रित करने की तमाम कोशिशें वहां की जा रही है। तमाम वरीय अधिकारी जो है वहां पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो उपद्रवी है। ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां के तिगड़ा थाना क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला। आग लगने से एक साथ करीब 24 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग लगने से करीब 15 से 20 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
घटनास्थल से सभी लोग अपनी जान बचाकर भागे। जानकारी के मुताबिक एक घर में आग लगी थी जिसने इतना विकराल रूप ले लिया। लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। हालांकि दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। भागलपुर से बड़ी खबर है। टोकपा गांव में भीषण आग लग गई। आग से कई घर जलकर खाक हो गई है। जानकारी के मुताबिक गौशाला भी इसमें जलकर खाक हो गया है। आग से दर्जनों पशुओं की मौत की भी खबर मिल रही है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। पीरपैंती थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना घटी थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टोकपा गांव बताया जा रहा है जहां भीषण आग लगी है और इस अगलगी में कई घर जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं। एक गौशाला भी जलकर खाक हो गया। किस गांव में आग लगा है? ये टोपरा टोला पांडे बसा में। कैसे आग लगा था? इसका कारण अभी पता नहीं चल रहा है। क्या कुछ नुकसान हुआ है आग लगने से? कितना घर जला है? चार सगा भाई, हाँ। राजेंद्र यादव, कास्की यादव, पटेश्वर यादव और एक राजेंद्र यादव की बहू जो विधवा है, स्वर्गीय बिंदेश्वरी यादव की पत्नी है। चारों लोग का घर जला है, जिसमें कि पटेश्वर यादव की 3 गाय, चार गाय और एक बछड़ा जो जल के पूरी तरह खत्म। किशनगंज से बड़ी खबर है जहां चलती स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई और यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। तो बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं जहां देखिए स्कॉर्पियो पर सवार होकर लोग जा रहे थे और अचानक चलती स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई। अच्छी बात ये रही कि यात्रियों ने स्कॉर्पियो से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गाड़ी देखिए पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीर उस स्कॉर्पियो गाड़ी की आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आग लग गई है। समस्तीपुर शहर के बीचों बीच 7 मई को बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और लूट की वारदात के 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस अब भी लकीर पीटती नजर आ रही है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान का दावा जरूर किया है। पुलिस सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मियों से लूटे गए मोबाइल भुईधारा के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के नंबर प्लेट के आधार पर अपराधियों के पहचान का दावा कर रही है। आपको बता दें कि 7 मई को ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में 20 मिनट तक लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक कर्मियों और ग्राहक को बंधक बनाकर 15 लाख से ज्यादा कैश और 9.75 किलो सोना लूट लिया है। बैंक में 8 की संख्या में अपराधी घुसे थे। लूटकांड की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और इस मामले की जांच में स्पेशल टीम के अलावा बिहार एसटीएफ और सीआईडी जुटी है। इतने बड़े बैंक लूटकांड का खुलासा कब होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। में जो बैंक लूट की घटना घटी थी उसमें पुलिस और एसआईटी गठित की गई है और लगातार एसपी साहब और के नेतृत्व में काम चल रहा है। पुलिस जो है सही दिशा में काम कर रही है और उस दिशा की तरफ ही हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार छापामारी हो रही है। बहुत जल्दी प्रयास किया जाएगा कांड का उद्भेदन, सफल उद्भेदन हो जाए। तारीख 7 मई समय 11:45 समस्तीपुर के इसी काशीपुर में जो पूरा रिहायशी इलाका है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपराधियों के द्वारा लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों के द्वारा 15,02,000 से अधिक कैश और 9 किलो से अधिक सोना की लूट की गई। इस मामले में समस्तीपुर पुलिस के द्वारा एएसपी संजय पांडे के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ और इस मामले में एसटीएफ और सीआईडी की टीम भी जांच कर रही है। लेकिन अब तक जो पुलिस को सफलता मिली है, बैंक कर्मियों के जो मोबाइल लूटे गए थे वो भुईधारा इलाके से बरामद किए गए हैं और इसी भुईधारा के रास्ते अपराधी फरार हुए थे। पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन सवाल उठता है कि लूट के 120 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस अपराधियों के गिरेबान में हाथ क्यों नहीं डाल पाई है। हालांकि पुलिस वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मामले का जल्द खुलासा करने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पुलिस को ये सफलता अब
आगे कब तक मिलती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। न्यूज 18। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी। सवाल ये, अपराधियों में क्या खाकी का खौफ नहीं है? क्योंकि दिन दहाड़े इस लूटपाट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया था। बैंक लूटने वाले लुटेरे कहां हैं? कब तक वो पुलिस के गिरफ्त में आएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद रविवार को तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। सेना ने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकी मार गिराए। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of. और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब तक क्या क्या हुआ है एक बार फिर से आप जान लीजिए। सबसे पहले विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक साफ संदेश सेना को था। पीएम मोदी ने यह साफ संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर वहां से गोली चलेगी, मतलब पाकिस्तान अगर गोली चलाता है तो इसका जवाब गोला से दिया जाएगा। हवाई अड्डों पर हमले ही निर्णायक मोड़ थे, जो सूत्र बता रहे हैं। और सरकारी सूत्रों के मुताबिक कश्मीर का मसला द्विपक्षीय है। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नामंजूर कर दिया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद विदेश मंत्री ने दुनिया को बताया कश्मीर पर भारत की पाकिस्तानियों को दो टूक। सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीर पर भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और अब सिर्फ पीओके का ही मामला भारत और पाकिस्तान के बीच बचा हुआ है। पीओके को वापस करना, भारत को किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, यह भी संदेश दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से साफ कहा, अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी और कड़ा होगा। 7, 8 और 8, 9 को भारत ने 10 से 12 पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। 9, 10 और कुल 26 हमले भारत ने किए, जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस पर जोरदार हमला भारत की तरफ से किया गया था। और ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के उस हिमाकत के खिलाफ थी जिसमें पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की थी।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना की सड़कों पर इंदिरा गांधी का पोस्टर लगाने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय सेना और देश के नेतृत्व पर लोगों को गर्व है। सेना को खुली छूट दी जाती है और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। पोस्टर कौन लगा रहा है और इससे कोई मतलब नहीं है। आज नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करके कोई नहीं चल सकता है। देश ने देखा भारत के सेना के शौर्य पर और नेतृत्व पर भारत को गर्व है। सेना को खुली छूट दी जाती है और पूरी दुनिया ने भारत के ताकत को देखा है। पोस्टर कौन लगा रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करके दुनिया में कोई नहीं चल सकता। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, पूरा देश चाहता है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की बात है तो अगर इंदिरा गांधी आज रहती तो ये नौबत नहीं आती। भी ये सबक नहीं सीख रहा है तो हम लोग पूरे भारत देश के लोग चाहते हैं कि उसको अभी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और मध्यस्थता जहां तक बात है तो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी है, उस विषय पर लोग आगे सोचें। लेकिन इंदिरा जी रहती तो आज ये नौबत नहीं आती अपना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से सदन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। लोग चाहते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी से को ट्वीट भी करके हमने मांग की है कि विशेष सत्र जो है पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और सभी सेना के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। उनकी वीरता को लेकर के हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए। इसके लिए जो है पार्लियामेंट का एक सेशन जो है वो बुलाया जाए ताकि जिस हिसाब से सेना ने पाकिस्तान। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार ने आज दानापुर, चांदमारी, उसरी, शिवालय, शगुना मोड़ और आरओबी का निरीक्षण किया है। सीएम नीतीश कुमार ने दानापुर इलाके में कई प्रमुख सड़क और निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। चांदमारी, उसरी, शिवालय, शगुना मोड़ तक की सड़क का जायजा लिया और शिवाला के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज की प्रगति की समीक्षा भी की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।